नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है सूर्योदय। जी हाँ, सूर्योदय यानी कि दिन की शुरुआत। कहते हैं जब दिन की शुरुआत होती है तो चारों तरफ प्रकाश और उजाला होता है। जब रात का समय होता है तो हर तरफ अंधकार छा जाता है और दिखाई देना कम हो जाता है और धीरे धीरे आपको रात के समय में देखने के लिए प्रकाश की, उजाले की या लाइट की जरूरत पड़ती है। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है, सूर्य की पहली किरण, सूर्योदय की शुरुआत होती है और जैसे जैसे वो प्रकाश चारों ओर फैलता जाता है उसी तरह से वो रोशनी पूरे संसार को जगमग करती है और हम सब कुछ साफ से देखने लगते हैं। हमारे इस शो का नाम है सूर्योदय और सूर्योदय का मतलब है कि ऐसे पहलुओं को, ऐसे टॉपिक्स पर बात करना, ऐसे मुद्दों पर बात करना जिसके बारे में तथ्यों के साथ, लोगों की बातों के साथ कि लोग क्या सोचते हैं उन मुद्दों के ऊपर, और हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को साथ जोड़ते हुए उन लोगों का क्या कहना है उसके बारे में चर्चा करें। सूर्योदय में हम कोशिश करेंगे हर उस पहलू को जो आज आम जिंदगी के साथ, आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है, लोग उस पर बात करना चाहते हैं। हम आंकड़ों के साथ आकलन और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स पे। हम जनता के बीच में जाएंगे सूर्योदय को, उस टॉपिक को लेकर, और जनता की बात जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता उस बारे में क्या सोचती है, और कुछ उस मुद्दे से जुड़े हुए लोगों या जो टॉपिक हम चुनेंगे उससे जुड़े हुए लोगों से चर्चा करके जानने की, और कुछ उन पहलुओं को जिसकी जानकारी और जिसकी जानकारी के साथ वो हम लोगों के साथ एस्पेक्ट शेयर कर सकते हैं कि वास्तविकता क्या है उन मुद्दों की। जी हाँ, तो सूर्योदय के अंदर आज हमारा जो ये पहला एपिसोड है, इस पहले एपिसोड के अंदर हम बात करने चाह रहे हैं जिसपे आज बात करना बेहद जरूरी है, और वो मुद्दा है ओलंपिक्स खेलों का। जी हाँ, हम ओलंपिक्स खेलों पर बात करेंगे आज और जानने की कोशिश करेंगे कि ओलंपिक्स खेल जो कि 4 साल में, हर 4 वर्ष के बाद ये आयोजन होता है, जिसको खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। पूरे विश्व भर के एथलीट्स, प्लेयर इसके लिए शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, सभी देश इसमें शामिल होते हैं, और एक बड़ी कड़ी प्रक्रिया के तहत हर देश के खिलाड़ी, जो उन देशों के अंदर जो नियम मापदंड है ओलंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए उस खेल के, उन मापदंडों को पूरा करते हुए अपने अपने देश की तरफ से इस खेल के लिए प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक्स के उस महाकुंभ में शामिल होते हैं। अभी हाल ही में कंक्लूड हुए जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में, जी हाँ, 2024 पेरिस ओलंपिक्स के अंदर भारतीय दल भी गया। 117 लोगों का भारतीय दल इस ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। और पेरिस ओलंपिक्स कंक्लूड होने के बाद जो अंक तालिका हमारे सामने निकल कर आई, वो 6 पदक भारतीय पूरी ओलंपिक टीम जो गई थी 117 सदस्य की, 6 ओलंपिक्स पदक हम जीतने में कामयाब रहे। जी हाँ, अगर हम बात करें पिछले टोक्यो ओलंपिक की, 2020 में जो टोक्यो में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक के अंदर 7 मेडल्स भारतीय जो दल गया था ओलंपिक के अंदर, हम 7 मेडल्स जीते थे। अगर उसके कंपैरिजन में बात करें तो इस बार हम 1 मेडल कम जीत पाए हैं। इस बार हमने 1 सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक यानी कि 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। 5 ब्रॉन्ज मेडल हम जीते हैं जी। और पिछली बार नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था एकल स्पर्धा के अंदर, इस बार उन्होंने भी अपना बेहतरीन प्रयास किया और हम भारत की झोली में इकलौता, जिसको बोलते हैं सिल्वर मेडल, जो इकलौता सिल्वर मेडल इस बार हमारी भारतीय दल को मिला है, उस सिल्वर मेडल को फिर से नीरज चोपड़ा ने भारतीय दल को दिलाया। और 5 ब्रॉन्ज मेडल हमारे इंडियन जो कंटिंजेंट को, जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे, 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल के साथ हम 71th रैंक पर रहे देशों की तालिका में। जो अंक तालिका थी, पदक तालिका थी, उसमें हम 71 नंबर पर, 71वें नंबर पर आए। इस चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ इस सूर्योदय के इस पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण सिंह जी, जो कि भारतीय विमेन हैंडबॉल टीम के वर्तमान में कोच है। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सूर्योदय के अंदर। थैंक यू सर, नमस्कार सभी को जी। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, खेल विशेषज्ञ हैं, हारिस हसन साहब। हारिस हसन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सूर्योदय के अंदर। धन्यवाद दीपक जी। सर, जैसा कि मैं अपनी चर्चा को शुरुआत करते हुए सबसे पहले इसमें जिक्र करना चाहूंगा, हम बात कर रहे हैं, आज हम जुड़े हैं
इस सूर्योदय के पहले एपिसोड के अंदर इस खास मुद्दे को असेस करने के लिए, जानने के लिए कि जो ओलंपिक्स अभी हाल ही में पेरिस 2024 का जो ओलंपिक्स खेल खत्म हुए हैं, उसके अंदर भारतीय जो हमारी कंटिन्यून की तरफ से जो टीम्स गई थी, जो हमारी पूरी टीम गई थी, 117 सदस्यों की, 117 खिलाड़ियों की, 71वें पायदान पर भारत रहा है 6 मेडल्स के साथ पदक तालिका में। क्या लगता है कैसे आंकते हैं इस प्रदर्शन को, ओवरऑल इस प्रदर्शन को, जबकि अगर पिछले सालों में देखें 2000 के बाद, अगर हम सन 2000 के बाद देखें, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने जब वेट लिफ्टिंग के अंदर कांस्य पदक जीता था, उसके बाद से हमारी जो मेडल टैली है वो इंक्रीज हुई है कंपैरेटिवली। अगर 2000 से पहले की बात करें तो 1996 में लिएंडर पेस ने टेनिस के अंदर कांस्य पदक जीता था, और उससे पहले 1982 में हॉकी के अंदर भारत को मेडल मिला था। तो 2000 के बाद अगर हम बात करें तो अंक तालिका में भारत का सुधार देखने को मिला। लेकिन आज की अगर हम बात करें, जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक में हमारे को 7 मेडल मिले और इस बार 6 मेडल आए, और गोल्ड मेडल की जो उम्मीद थी वो हमारी पूरी नहीं हो पाई, जो पूरे हिंदुस्तानियों की चाह थी। कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को भारत दल के? जी सर, मैं सबसे पहले तो हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अपने कंट्री के लिए उन्होंने मेहनत किया और मेडल लेके आए। जी, अगर हम पदक तालिका की बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें हमारे मेडल्स इंक्रीज हुए हैं। जी बिल्कुल, मेडल्स में हम ऊपर आए हैं। जी, मैं ये नहीं कहता कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार की योजनाएं चल रही हैं। आप देखिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिनके थ्रू स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेक ड्रॉ ये है हमारा कि हमें जो टैलेंट सर्च करना चाहिए निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, वैसा कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म या बहुत बड़ा सर्च की योजना या कोई स्कीम अभी तक हमारी सरकार के पास नहीं। जी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और रही आप कह रहे हैं खाली, मैं अगर ये कह दूं कि खाली ये हम 140 करोड़ लोग हैं और खाली सरकार का ही काम है, तो वो भी सही नहीं है। आज आप देखिए हमारे देश में स्पोर्ट्स का ये हाल है कि स्कूल के अंदर सरकार ने फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी तो कर दिया है, पर एक बच्चे को एक वीक में 30 मिनट का एक पीरियड मिलता है, और हम बात कर रहे हैं ओलंपिक में पदक विजेता बनने का, ओलंपिक में गोल्ड लाने का। क्या हम बाकी सब्जेक्टों की तरह इस विषय को भी कंपलसरी ना कर दें कि हर बच्चे को एक दिन में कम से कम 2 टाइम एक ही स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट दिखाने का, अपने आप को तैयार करने का मौका मिले। आप बाहर के देशों में देखिए, जैसे हमने देखा है, आप चाइना चले जाइए, जापान चले जाइए, वो लोग 6 साल 7 साल 5 साल के एज पे टैलेंट सर्च करते हैं, उनमें से बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उन बच्चों को पर्टिकुलर पहले फिजिकल फिटनेस कराते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में डालते हैं, और उनका एक टारगेट सेट करते हैं कि मेरा ये प्लेयर है, ये इस ओलंपिक के लिए तैयारी करेगा, मेरा ये प्लेयर है, ये एशियन गेम्स के लिए तैयारी करेगा, ये टीम है मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी करेगी। तो उस तरह के का कोई भी ऐसा टैलेंट सर्च प्रोग्राम हमारे पास नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करें तो आज आप देखिए हमारी हॉकी टीम, एग्जांपल, आज क्रिकेट के अलावा किसी भी दूसरे गेम की स्थिति हमारे देश में क्या है। हॉकी के पास आपको पता होगा कि एक समय ऐसा था कि हॉकी के पास एक स्पॉन्सर नहीं था उसकी टीम को फॉरेन भेजने के लिए। कहने को हम नेशनल गेम्स के राष्ट्रीय खेल है, सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक हमने इसमें जीता है जी, पर एक कोच के नाते, एक खिलाड़ी के नाते, एक स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के नाते मैं सबसे बड़ा अगर प्रशंसक हूँ इस समय तो नवीन पटनायक जी का जी, जिन्होंने हॉकी का हाथ उस समय पकड़ा जब जो इस समय सरकार ही नहीं कोई दूसरी प्राइवेट एजेंसियां भी हॉकी का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। हमारी हॉकी निचली स्तर पे जा रही है। आज उनके सपोर्ट की वजह से आप देखिए लगातार प्रदर्शन हमारा अच्छा होता जा रहा है हॉकी में। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बट जरूरत है कि उसको सही समय पर उस टैलेंट को सर्च करना, उसको तैयार करना, और सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि उसको सही टाइम पे सही एज पर उसको सर्च करना।
जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम अगर ये कहें कि हम 140 करोड़ हैं, हमारे पास इतनी संख्या है, हम मेडल टैली में 71-72 नंबर पे आ रहे हैं, हम 6 ब्रॉन्ज ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं जब तक हम उस टैलेंट को उस सही टाइम पे हमारे पास कहाँ है। आप बताइए कोई नीरज चोपड़ा, दूसरा नीरज चोपड़ा क्यों नहीं है हमारे पास? जी चानू क्यों नहीं है हमारे पास? जी दूसरी मीराबाई चानू क्यों नहीं है हमारे पास? जी क्यों? देखिए, आज आप देखिए, आज जब मीराबाई चानू ने मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता, उसके बाद सरकार ने उनको अपनी स्कीमों में लेना शुरू किया। उसके पहले कोई कहाँ था उनके पास? तो खाली ये केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकारों का भी दायित्व बनता है कि वो अपने राज्य के अंदर ऐसे टैलेंट सर्च करें और ऐसे टैलेंट को उभार कर बाहर लाएं, उनको आर्थिक और हर तरीके की मदद प्रोवाइड कराएं ताकि वो अपने टैलेंट को आगे लाएं और ओलंपिक में मेडल ले सकें। मैं बिल्कुल सहमत हूं प्रवीण जी आपकी बात से। जो आपने बात रखी है, जो आपने तथ्य रखे आपने जिस तरह से, कि अगर नीरज चोपड़ा 4 साल पहले, देखिए जैवलिन थ्रो के अंदर ओलंपिक मेडल लाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं, एशियन चैंपियन रहते हैं, वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, तो वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं रही, वो लगातार कई सालों तक निरंतर उस प्रोसेस से गुजरे, लगातार मेहनत करी, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो फैसिलिटीज मिली। तो एक सवाल तो ये बनता है कि एक अगर नीरज चोपड़ा बन सकता है तो 10 नीरज चोपड़ा और भी बन सकते हैं 4 साल के समय के बाद। देखिए 4 साल एक अंतराल कम नहीं है ओलंपिक्स की तैयारी करने के लिए। मीराबाई चानू है, कर्णम मल्लेश्वरी ने जब 2000 में कांस्य पदक जीता था तो उसके बाद 10 कर्णम मल्लेश्वरी और निकलनी चाहिए थी। आज 24 साल का अंतराल हो गया है जब कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो और जो आपने दूसरी बात, जो प्रवीण जी आपने बात की, मैं उस बात से सहमत हूं कि अगर आज स्कूल के अंदर मैंडेटरी जरूर कर दिया गया है फिजिकल एजुकेशन, लेकिन कहीं वो उस पे देखने की बात यह है कि कहीं वो केवल फॉर्मेलिटी मात्र तो नहीं है कि आधे घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए आपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। और जो बात आपने कही वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर आज फॉरेन के अंदर चाहे जो लीडिंग पदक तालिका में जो कंट्रीज है, चाहे वो यूएसए है, चाइना है, जापान है, इटली है, जो भी कंट्रीज है, इन कंट्रीज में बचपन से ही टैलेंट को नर्चर किया जाता है और उनके करिकुलम जो स्टडीज के अलावा उनके अंदर ये मैंडेटरी है बच्चों को अलग अलग खेलों के अंदर ग्रूम करना और टैलेंट, उनके अंदर टैलेंट को और डाइवर्सिफाई करना। और फिर जिस हिसाब से वो एनालिसिस करते हैं, एसेस करते हैं कि एक बच्चा उनका इस चीज के अंदर जिसके अंदर उनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, फिर उस टैलेंटेड उस खेल के अंदर उसको प्रमोट करना और उसके लिए सारी फैसिलिटीज को मुहैया कराना। तो ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है, मैं मानता हूं। लेकिन इसमें एक जो चिंतन की बात है ना प्रवीण जी, वो ये है कि आपको, मुझे, हर आदमी को ये मालूम है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर बैठे उनको भी मालूम है, जो लीडर्स हैं उनको भी मालूम है, हर नेता जो देश की रिप्रेजेंटेशन करता है, पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन करती है स्टेट में, हर आदमी हर अपने एजेंडा के अंदर, अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन पे तवज्जो देता है। लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है 4 साल के 4 साल बाद अगर हम बात करते हैं, सिचुएशन वही की वही है। मैं हरीश हसन साहब के पास भी इस पे आना चाहूंगा। हरीश हसन साहब आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। एक बात प्रवीण जी ने जो कहा कि जिस तरह से क्रिकेट को एक खेल की तरह हिंदुस्तान के अंदर तवज्जो, मैं कहता हूं कोई बुराई नहीं, आप एक खेल जो लोगों को जोड़ता है, लोगों की भावनाओं को जोड़ता है, देश को जोड़ता है, स्पोर्ट्स स्पिरिट सिखाता है, कोई बुराई नहीं है, चाहे वो क्रिकेट है। एक समय था 1970 के आसपास, 1970-80 का दशक था कि हॉकी का शायद यही पैशन था, यही पैशन हॉकी का था कि लोग उस टाइम स्कूल कॉलेज की छुट्टियां लेते थे, बैंक ऑफिस में लोग छुट्टी लेकर हॉकी के मैचेस देखने जाते थे, वो था। लेकिन समय बीतने के साथ क्रिकेट का जुनून या क्रिकेट का जो प्यार बढ़ा लोगों के अंदर खेल के प्रति, और सबसे बड़ी बात कि क्रिकेट का रुझान बढ़ने का एक और कारण ये रहा कि हॉकी खेलने के लिए आपको एक प्रॉपर ग्राउंड चाहिए। आप हॉकी गली मोहल्ले में नहीं खेल सकते, आप पार्क में नहीं खेल सकते। क्रिकेट एक ऐसा खेल बन गया जो आप गली में निकल के अपनी सड़क पे भी खेल सकते हो, आपको हल्की सी कहीं घर के बाहर बाउंड्री मिलती है, पटरी मिली, आप वहां भी खेल सकते हो। तो धीरे धीरे क्रिकेट इस तरह से भारत देश में फैल गया कि लोग अपने गली के नुक्कड़ में भी खेल रहे हैं। लेकिन हॉकी खेलने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, एक स्टेडियम चाहिए, और उसके लिए आपको कोच भी चाहिए उसके लिए ग्रूम कर सके। क्रिकेट क्या आपने 4 लोगों को खेलते देखा, बल्ला उठाया और खेलने निकल गए। तो हरीश साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका एनालिसिस बतौर खेल जर्नलिस्ट, बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप कैसे असेस करते हैं ओवरऑल सिनेरियो को, जो साल दर साल हाई बहुत होती है। जब टीम जाती है तो लोग शुभकामनाएं देते हैं, पता नहीं कई तरह की हाई होते हैं, कई हर जगह पर जब खेल शुरू होते हैं ओलंपिक्स में, तो सुबह से हम एक्साइटेड होते हैं, कि आज ये 8 मैचेस हैं, 4 मैचेस हैं। लेकिन दिन के अंत आते आते तक हम देखते हैं कि 4 में से 1 में हमने कुछ किया और बाकी सारे खेलों के अंदर धीरे धीरे हम बाहर होते चले गए। तो मैं आपका व्यू पॉइंट जान रहा हूं, हाउ डू यू असेस ऑल दिस सिचुएशन, ये जो ओलंपिक्स में साल दर साल हर 4 साल बाद
कमोबेश सेम स्थिति रह रही है? जी दीपक जी, पहले तो मैं कहूंगा कि प्रवीण जी ने बहुत वैलिड पॉइंट्स रखे, और जब इन्होंने एक विश्लेषण किया कि स्पोर्ट्स की, खेलों की क्या स्थिति रही है और क्यों हम लेके नहीं आ पा रहे हैं मेडल, और जैसे आपने भी उसको आगे बढ़ाया कि ये पता है लोगों को, सरकार को भी पता है कि भाई ये सारे कुछ रीजंस हैं, बट इन पे नहीं काम हो पाता है। तो ये देखिए, स्पोर्ट्स या खेल में तो हम, ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में पढ़ाता भी हूँ, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बिना स्ट्रैटेजी के हम स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल्स आपने भी दिए कुछ, यूएस है, यूएसएसआर था पहले, रशिया है, इस बार तो नहीं आया, वो चाइना है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ उभरे हैं स्पोर्टिंग सुपर पावर के रूप में। ऑस्ट्रेलिया का नाम मैं लेना चाहूंगा। तो देखिए, इसमें स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स गवर्नेंस कि आप रूपरेखा कैसे बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आप तैयार कर रहे हैं, कैसे आप टैलेंट को पहचान रहे हैं, टैलेंट को नर्चर कर रहे हैं। तो ये देखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि ओलंपिक के टाइम एक दो साल पहले बहुत सारा कुछ एक उत्साह आ जाता है। नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और जैसे कि प्रवीण जी ने भी बताया कि भाई स्कूल्स में 1 घंटे का, वो आधे घंटे का पीरियड होता है स्पोर्ट्स का, और उसमें भी कई बार स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी हो नहीं पाती है, बच्चों को कुछ पढ़ाई दिया जाता है उसमें। तो ये सब है चिंतन के विषय हैं। अब इस बार देखिए, जैसे एक रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, पर मेडल्स की अगर बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जनता एक्सपेक्ट कर रही थी, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और कुछ इसमें मेडल्स आए, इजाफा हो, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो ये देखिए, इस पे काम करने की जरूरत है, और इस पे एक तरह का मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इस तरह के कुछ नैरेटिव्स आए, स्टोरीज आए, और जो एक, कोई भी देखिए खेल एक तो छोटा नहीं होता है, कोई खिलाड़ी छोटा नहीं होता है, कोई खेल छोटा नहीं होता है। तो ये जो एक परसेप्शन बना हुआ है, क्रिकेट देखिए आगे जा रहा है, और आगे जाए, हम सब ये करेंगे प्रार्थना, पर ये जो और खेल है ना, इनके प्रति भी एक रुझान आए। और नीरज चोपड़ा है, प्रवीण सर हैं, हैंडबॉल टीम के कोच हैं, हैंडबॉल इतना अच्छा गेम, इसको खेला जाए, स्कूल्स में आए, इसके बारे में बातें हो, स्पोर्ट्स पेज हमारे श्रिंक होते जा रहे हैं प्रिंट मीडिया में। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं कि ये आए आगे, इस तरीके की बातें हो, खेलों के बारे में, मतलब खेलों से जुड़े हुए जो बहुत सारे पहलू हैं उन पे बात। तो ये अगर ये सारी चीजें होंगी, एक तरह की, मैं मतलब पढ़ाता भी हूं तो मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स लिटरेसी, खेलों के प्रति एक तरह का ना स्पोर्ट्स लिटरेसी को अगर हम प्रमोट करें, उस पर हम बात करें, डिस्कशन करें, तो ये बहुत कुछ इसमें अच्छा हो सकता है। जी, मैं एक प्रवीण जी, आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा। मुझे लगता है बिकॉज बतौर कोच आप इंडियन विमेन्स हैंडबॉल टीम के कोच हैं वर्तमान में, भारतीय विमेन्स टीम के, क्योंकि इसमें देखा कि जैसे ओलंपिक्स में से देखो, हर सरकार अपनी तरफ से पूरा खेल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करती है। अगर हम आज बात करें अलग अलग प्रदेश की सरकारों की, हम हरियाणा की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि विनेश फोगाट यहाँ से आती हैं, नीरज चोपड़ा यहाँ से आते हैं, और भी बहुत से ओलंपियन ऐसे हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, चाहे वो बजरंग पुनिया है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने पिछले दौर में भी रहे। तो सरकार तरह तरह के उनके लिए जो प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा करती रहती है। अगर हम आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि ओलंपिक्स के अंदर कोई ब्रॉन्ज मेडल आता है तो उसको 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, सिल्वर वाले को 4 दी जाएगी, और गोल्ड मेडल वाले को 6 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। और उसके अलावा एक सरकार के अलावा बहुत सी और सरकारें भी है, कोई पंजाब की सरकार भी दे रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी दे रही है। तो मुझे लगता है कि एक इस पे बात करनी चाहिए। मैं आपका व्यू पॉइंट चाहूंगा कि मेडल लाने के बाद तो प्लेयर्स को प्रोत्साहन राशि देना बड़ी अच्छी बात है, कि उनको प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना। लेकिन जो प्रवीण जी ने बात की थी, मैं उस बात पर आना चाहूंगा कि जो इनिशियली टैलेंट ग्रूमिंग है, क्या प्रवीण जी आपको लगता है कि जैसे आप वुमेन्स हैंडबॉल टीम के, इंडियन हैंडबॉल टीम के कोच हैं, क्या उसी तरह जब एक खिलाड़ी मेडल ले आता है, वो लाने के बाद तो वो जीत चुका है और उसको प्रोत्साहित करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो प्रोत्साहित करने से, जीतने से पहले व्यवस्था अगर ऐसी हो, उस टाइम पे जो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, पैसा दिया जाए, फैसिलिटीज के अंदर क्रिएट किया जाए, उनके लिए, प्लेयर्स के लिए क्रिएट किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा बेहतर परिणाम दे पाएगा? अरे साहब, आपसे जानना चाहूंगा,
और मैं एक बार आपके पास आने से पहले मैं एक बार बीच में रुकना चाहूंगा कि हम जब इसी सवाल को लेकर ओलंपिक्स को लेकर भारतीय टीम की परफॉर्मेंस को लेकर भारतीय दल की परफॉर्मेंस को लेकर जब जनता के बीच में गए, हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे असेस करते हैं, भारतीय जो देश की जनता है वो कैसे असेस करती है इस बात को, इस मुद्दे को लेकर उनका क्या मानना है। आइए उसको भी सुन लेते हैं एक बार और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो लोग हैं, आम जनता जो खेलों के बेहद करीब रहती है, दिल में अपने दिलों के साथ जोड़ के रखते हैं खेलों को। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारी टीम जनता के बीच में गई, लोगों के बीच में, तो उनका क्या कहना था इस मुद्दे के ऊपर, उनका क्या कहना था। क्या खेलों में भी राजनीति है? एकदम मैम, राजनीति है, और राजनीति से बढ़ के मैं कहूँगा अब एक ऐसा समय आ गया है कि सबको इससे ऊपर उठना चाहिए। हमारे जितने माननीय लोग हैं, ऊपर हैं, जो देख रहे हैं, देश चला रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि पूरी स्टेट, जितनी इंडिया बड़ा है, इतनी कैलिबर हो सकता है, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये हमारी जीत है, पर इस जीत को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एक एक खेल के अंदर कितने तरह के लोग पार्टिसिपेट करने के रेडी हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, सभी फील्ड्स में। हम सब लोगों को अगर मौका मिलेगा तो बहुत सारी मनु भाकर निकल के आएंगी, बहुत सारी तरीके के हर फील्ड में, विनेश फोगाट जैसी रेसलर, और हर फील्ड में आएंगे लोग, और कॉम्पिटिशन मिलेगा तभी हमारा मेडल बनने का चांसेस बढ़ेंगे। और अभी भी हम कर सकते हैं, हम जितने कम मेडलों में अगर 2-4 साल 5 साल इस पर मेहनत करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगले ओलंपिक में हम भी 40 मेडल, 50 मेडल एक ही ओलंपिक में लेके आए, 20 लेके आए, एकदम लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, जिस तरीके से ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल लाने के बाद सरकारें 5 करोड़ 6 करोड़ देने का प्रोत्साहन राशि के तौर पर दे रही हैं खिलाड़ियों को, तो आपको नहीं लगता कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको पहले एक सपोर्ट राशि देनी चाहिए ताकि वो निफिक्र होकर स्पोर्ट पर फोकस कर पाए? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। पहले जो उन्हें सहयोग करना चाहिए, पहले राशि देनी चाहिए, राशि के अलावा उनको फैसिलिटी देनी चाहिए, जैसे जोर ना देके फैसिलिटी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए स्पोर्ट्स में करने का। जो जीत के आए हैं उनको जो राशि दी जा रही है वो एकदम जायज़ है, वो मनोबल बढ़ाता है बाकी लोगों का। इसके आदमी दूसरा भी एक अपने आप में मोटिवेशन आता है कि यार काश मैं भी ये करूं तो मुझे भी ऐसे अवार्ड मिलेंगे, मेडल मिलेंगे, राशि इतना पैसा मिलेगा। तो ये भी अपनी जगह ठीक है, पर इसको भले ही थोड़ा कम कर लें या कुछ कर लें। और मैं तो ये चाहूँगा बाकी हमारे जितने बड़े नवरत्न जो उद्योग हैं, जितने टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी हैं, इन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए कंट्री को। एक सवाल और है मेरा, आमतौर पर या तो मिडिल क्लास या तो अपर क्लास के बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, गरीब घर के बच्चे इसलिए भी नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास सपोर्ट राशि नहीं है। हाँ ये सही बात, सपोर्ट राशि नहीं, वो कहाँ से जाए, वो अपना पेट भरें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें टैलेंट होता है, सब कुछ होता है, उनको निखारा जा सकता है। अब जैसे स्विमिंग का ही ले लो, जो है जमुना के किनारे जो बच्चे होते हैं तो वो इतना स्विमिंग तेज कर लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं हुआ, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता तो कुछ नहीं कर पाते। हाँ, वरना वो बच्चे उल्टा तैर लेते हैं, यह कर लेते हैं। वो निशानेबाजी में इतने बच्चे होते हैं गरीब घर के जो बहुत आगे निकल सकते हैं, उन्हें गॉड गिफ्ट है उनको, लेकिन वो सुधार नहीं पाते, निकाल नहीं पाते उनको बस। और आपको क्या नहीं लगता कि स्पोर्ट पर्सन को सपोर्ट जिस तरीके का मिल रहा है और बेहतर होनी चाहिए वो व्यवस्था? मैडम होनी तो चाहिए, जैसे मेरे दोनों दोस्तों ने बताया, लेकिन उस हिसाब से इंफ्रा वगैरह डेवलप नहीं है, तो उसको डेवलप करने चाहिए और स्कीम्स वगैरह में अच्छे पैसे लगाने चाहिए इनको। जैसे अदर्स जो इनको पैसा दे देते हैं उनको मतलब ऐसे पैसे ना देके इंफ्रा वगैरह में ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए बस। और स्पोर्ट पर्सन एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए, आपको नहीं लगता कि उन्हें पहले वो जो पैसे जीतने के बाद मिलते हैं वो पहले उनको सपोर्ट राशि देनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वो निफिक्र होकर स्पोर्ट्स की ओर ध्यान दे सके। सर आपका? अवनीश सर, जैसे कि सर ने बताया कि फंड का एक सही जगह पे उपयोग करना चाहिए। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो एक अच्छे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो स्पोर्ट्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर हम बात करें मिडिल क्लास से नीचे के जो बच्चे आते हैं वो स्पोर्ट्स में इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके पास सपोर्ट राशि नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो इशू है ना, मतलब आप एक लेवल का तो देखिए, एक एग्जांपल देखिए, आपने बोला कि इसको 4 करोड़ दे दिया या किसी को भी दे दिया, राइट। पैसा देना अच्छी बात है, उसको प्रमोट करिए, लेकिन जैसे विकास भाई बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक आपका डेवलप नहीं होगा तो स्पोर्ट्समैन आपके डेवलप नहीं हो पाएंगे। और वो एक लेवल के बाद, एक स्पोर्ट्स को, हमारी हॉकी है, हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसको कितना प्रमोट करते हैं? नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि हाउ दे कैन ओवरकम दैट चैलेंजेस, कि भाई इक्वली सब लोगों को ऊपर लेके जाएं, स्पोर्ट्स को भी एक अच्छा खेल की तरह से। बहुत से हमारे जो
कुश्ती के खेल हैं, जो हमारे वॉलीबॉल खेल है, इसका कहीं प्रोत्साहन ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है यहाँ पर। रात में जैसे अगर हम दूसरे देशों में जाते हैं वहाँ पे रात में खेलने की प्रैक्टिस करने की व्यवस्था होती है, फ्लड लाइट्स होती हैं जो जिसमें रात में भी डे नाइट मैचेस हो सकते हैं, खेल सकते हैं। किसी भी स्टेडियम में कुछ नहीं है, इंडिया में नहीं है, बिल्कुल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनको। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए वो कहाँ पर है, वो नहीं है। वो हाँ। अगर हम अपने फरीदाबाद की बात करी जाए तो यहाँ पे किसी भी स्टेडियम के अंदर में कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छे कोचेस नहीं, अच्छे कोचेस की जरूरत है। अगर कोई कुश्ती का प्लेयर है तो अच्छे मैट्स नहीं हैं, अच्छी आप कहीं भी कोई ट्रैक देख लीजिए, साइकिल ट्रैक बनाया गया फरीदाबाद के अंदर में, लेकिन वो साइकिल ट्रैक आप जा करके देखिए उसके बीच में पेड़ आ रहे हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, तो हर चीज़ का बुरा हाल है। हम फरीदाबाद सिटी में तो रह रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद सिटी बिल्कुल ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही गंदी व्यवस्था है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नकार है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पानी, सब जगह पानी, तो अभी बेसिक चीज़ में ही काम नहीं हुआ, स्पोर्ट्स की तो बड़ी बात है। क्या नाम है सर आपका? नवीन शर्मा। नवीन शर्मा जी, ओलंपिक खेलों में भारत जिस तरीके से पीछे है, क्या लगता है आगे आने वाले समय में कहाँ देखते हैं आप भारत को? भारत के खिलाड़ियों में, भारत के सिटीजन में बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ कमी इस बात की है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से उस पोटेंशियल का इस्तेमाल करती है, किस तरह से हमारे पास जो बजट है उसका इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट हर बार अपने घोषणा कर देती है कि हम इतने पैसे देंगे, स्टेट्स को इतने देंगे, बट वो खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाता। खिलाड़ियों को उस लेवल की स्टेडियम नहीं मिल पाते, उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, और जो भी खिलाड़ी अभी तक जो आगे बढ़े हैं वो सिर्फ अपने बलबूते पे, अपने ही पैसों पे, अपने ही मेहनत पे आगे बढ़े हैं, और गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो पैसा सरकार जो भी खर्च करती है बाद में देती है, वो देना चाहिए, वो भी देना चाहिए, बट उससे पहले ही गवर्नमेंट इस तरह से स्टेडियम तैयार करे, इस तरह से खिलाड़ी तैयार करे कि वो आगे बढ़ें और अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करें। और हर एक, मैं तो ये कहता हूँ, हर एक स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पर बच्चा जाए और कुछ सीख के आए। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि बच्चा पैसों के भाव में अपने टैलेंट को इस्तेमाल ना कर पाए, मेरा ये मानना है। क्या नाम बताया आपने अपना? नवीन शर्मा। शर्मा जी के बेटे ने कमाल कर दिया। बाकी आपने बहुत अच्छे बात कही। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आप इनकी बात से कितने मुखातिब हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट जब कोई मेडल जीत के आता है ओलंपिक से, 2 करोड़ 4 करोड़ की घोषणाएं वो जो करती है, क्या आपको नहीं लगता कि उस पैसे का इस्तेमाल पहले ही कुछ खिलाड़ियों पे कर देना चाहिए ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए और अच्छे मेडल ले आए? मैं अपने भाई के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। हमें ज़रूरत है अपने ग्राउंड लेवल पे काम करने की, ना कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद जो मेडल लेके आते हैं उसके बाद उस पर काम करने को, उन पर पैसा खर्च करने से पहले हमें पहले भी करना चाहिए। जब तक हम ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते तब तक हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि खिलाड़ियों को अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी इतना जूझना पड़ रहा है, आज के इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर वो उनको पहले से ही रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे हम, तो वो मेडल क्यों नहीं लाएंगे? उनके अंदर पोटेंशियल है, बिल्कुल है, वो कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हम सीधे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें कुछ रिसोर्सेज नहीं दे रहे, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, ग्राउंड नहीं दे रहे। आज के टाइम पे गली गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, बट क्या हम और स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। जब तक हम और चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, उनकी बारीकियों को नहीं समझेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि गली गली में जो युवा हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट जो गलियों में खेला जा सकता है, पर बाकी जो खेल है इसके लिए कोई सुविधा सरकार बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे इसकी अगर फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे तो मेडल बिल्कुल लेके आएंगे। हमारे लड़कों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट हमें उनको पहले ही से रिसोर्सेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके पीछे लगना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो हम इतने पीछे चल रहे हैं, हम इतने पीछे गोल्ड ले आए, सिल्वर नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे, पहले से प्रिपेयर नहीं करेंगे उनको, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राहुल है। राहुल, बहुत अच्छी बात की राहुल ने कि हमें ग्राउंड लेवल पे, ज़ीरो लेवल से काम करना पड़ेगा। हम एक्सपेक्टेशन जो सरकारें हमारी वो बड़ी बड़ी करके बैठ जाती है कि अब हम गोल्ड लेकर आएंगे, अब गोल्ड लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? जी हारिस साहब, मैं आप पे वापस आना चाहूंगा। तो सुना हम लोगों ने कि जनता का क्या कहना था इस बारे में, जनता ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके दिलों की बात उन्होंने साझा की कि उनका क्या कहना था। हारिस साहब, जो मैं सवाल कर रहा था प्रवीण जी से, मैं उस पर आपके पास आना चाहूंगा कि एक खिलाड़ी जब जीत लेता है उसके बाद उसको जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो बहुत अच्छी बात है, उसको प्रोत्साहन के तौर पे दी जाती है ताकि वो उस खेल को आगे बढ़ाए, उसको देखकर और जो खिलाड़ी है प्रोत्साहित होंगे। लेकिन क्या लगता है कि क्या उतनी सुविधाएं, उतनी चीजें मुहैया उससे पहले
खिलाड़ियों को अगर करवा दी जाए तो जो आज 4 मेडल आ रहे हैं क्या वो 40 नहीं हो सकते? और जानते हम सब हैं, सारी सरकारें और सारी नेता जानते हैं कि क्या करना है, और सरकारें उसको लेकर संजीदा और गंभीर भी हैं। फिर भी ये स्थिति ऐसा क्यों? आपका क्या व्यू पॉइंट है इसको लेकर? नहीं, आपने एक बहुत ही एक अच्छा पॉइंट उठाया कि ये क्यों नहीं हम ये पैसे या ये जो भी अवार्ड्स होते हैं या धनराशि होती है, ये हम पहले क्यों नहीं देते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता है खिलाड़ी के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता है कि भाई एक ऐसा सिस्टम आए कि हमें पता चल गया है कि ये खिलाड़ी कुछ आगे के 10 सालों में या 6 सालों में कुछ अच्छा कर सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है, तो हम उसी स्टेज पे सरकारें उस पे कुछ करने लगे, उसको सुविधाएं देने लगे, जो भी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो वो मुहैया करवाया जाए, कोचिंग की बात होती है, स्पोर्टिंग गियर होता है वो उसको दिया जाए। तो अगर ये सब सारी चीजें हम कुछ पहले, जैसे एक प्रवीण जी जब थे तो उन्होंने एक बहुत रेलेवेंट उन्होंने एक रखा था पॉइंट की, उड़ीसा में वहां के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी, उन्होंने हॉकी को कैसे कुछ एक प्रोत्साहन दिया। उड़ीसा से खिलाड़ी हमारे निकलते थे, दिलीप टिर्की और बहुत सारे हमारे खिलाड़ी आए, बट अभी 10-12 सालों में उड़ीसा में कुछ ऐसे स्टेडियम्स बन गए और खिलाड़ियों को बुलाया जाने लगा, राज्य सरकार उनको कुछ नौकरी वगैरह भी देने लगी, फाइनेंशियली भी प्लेयर्स को सपोर्ट करने लगी। तो एक अच्छा, और आप देखेंगे कि आगे के कुछ हॉकी वर्ल्ड कप्स वो उड़ीसा में हो रहे हैं, उड़ीसा को मेजबानी मिल रही है उसकी। तो ये इस तरीके से अगर किया जाए, और देखिए आप 10 साल का कुछ लिया उन्होंने समय, तो ये इसमें बिल्कुल डिविडेंड्स मिलेंगे। और आपने भी जैसे एक बात रखी थी कि पहले भी हम हॉकी को जानते थे बहुत, इससे पहले 70s 80s में 90s में फिर हॉकी की छवि, हॉकी कुछ इंडिया में क्रिकेट ने उसकी जगह ले ली, ब्रॉडकास्टर्स को भी लगा कि क्रिकेट में ज्यादा, जैसे कि आपने बताया कि भाई हॉकी खेलने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ग्राउंड चाहिए होता है, क्रिकेट में हम शायद उतनी सब सारी चीजें नहीं हम खेल सकते हैं। तो ये ब्रॉडकास्टर्स ने भी क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट किया। 1991 के बाद जो बाजार खुले तो वो मीडिया में भी आया, FDI वगैरह, तो क्रिकेट को ब्रॉडकास्टर्स ने पसंद किया और क्रिकेट पे पैसा लगाया। 1996 के क्रिकेट वर्ल्ड कप, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट बहुत कुछ देखा जाने लगा, सीरीज होने लगी, वहीं हॉकी कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में जाता गया। तो ये सब सारी चीजें अगर इस पे कुछ ध्यान दिया जाए, किया जाए, अभी भी देखिए कोई देर नहीं हुई है, इस पे हम करें, काफी कुछ हमें कुछ इस पे मिल सकता है। ऐसे खेल, प्रवीण जी थे, हैंडबॉल नहीं जानते हैं लोग, और मुझे जैसे बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत से खिलाड़ियों ने बोला कि वो नीरज चोपड़ा से पहले जैवलिन के बारे में नहीं जानते थे। नहीं जानते, बिल्कुल जैवलिन तो भाई हमारे भारतीय इतिहास में भी, संस्कृति में भी आप देखें तो जैवलिन वगैरह का है उसमें जिक्र, लेकिन लोग नहीं जानते हैं क्योंकि वो इस तरीके से खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं उसमें, या मीडिया कवरेज भी नहीं है। मीडिया कवरेज भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर इस पे कुछ काम किया जाए, देखिए चेस की देख लीजिए, शतरंज भारतीय खेल है, भारत से आया शतरंज, लेकिन विश्वनाथन आनंद जैसा खिलाड़ी आया तो उसको भारत में लोग एक होता है ना पॉपुलर स्पोर्ट की तरह देखने लगे, क्लब खेलने लगे। चेन्नई में, मैं कहूंगा तमिलनाडु में एक बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आया चेस को लेके, चेन्नई में क्लब्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, तो वहां पे लोग शाम के टाइम चाहते हैं, बच्चों को एनरोल कर देते हैं, वो बच्चे वहां 1-2 घंटा चेस खेलते हैं। तो इस तरीके से है, इस तरीके से चीजें होती हैं। जी, तो इसमें हारिस साहब, मैं एक चीज और इसमें मेरा एक व्यू पॉइंट और है कि देखिए आज 4 साल के अंतराल के बाद एक खेल होता है। 4 साल तक आप देखिए प्लेयर्स जो है तैयारी करते हैं लगातार, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आज भी हम बात करें तो ये जो ओलंपिक्स के अंदर जो भारतीय दल गए 117 लोग, इसके ऊपर जो टोटल खर्चा लगभग हुआ वो 450 करोड़ से ऊपर का खर्चा हुआ। जो पूरा इसके ऊपर अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 450 करोड़ के आसपास की खर्चा किया गया, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी ट्रेनिंग पे, कोचिज पे, सुविधाएं मुहैया कराने में। तो 450 करोड़ एक कम अमाउंट नहीं है। मतलब आप एक दल को, अपनी टीम्स को तैयार करते हैं, आप उनको इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि वो नेक्स्ट ओलंपिक्स में जाकर उन खेलों के अंदर प्रतिनिधित्व कर सके और भारत के लिए मेडल ला सके। जहां तक आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं खुद भी पर्सनली ये बात कहना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा है, मुझे लगता है कि
नीरज चोपड़ा जब उन्होंने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जब उन्होंने पहली बार जैवलिन में जीती, मुझे लगता है कि पहली बार शायद वो 15-16 साल के या 18 साल के थे कुछ, जब उनका पहली बार नाम चर्चा में आया था नीरज चोपड़ा का। अगर उससे आप पहले किसी से पूछते जाकर कि नीरज चोपड़ा कौन है, तो शायद कोई भी आपको नहीं बता सकता कि नीरज चोपड़ा एक जैवलिन थ्रो के अंदर एक यंग लड़का आ रहा है हरियाणा से, जो जैवलिन थ्रो के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जूनियर चैंपियनशिप जीता है। उसी तरह में प्रवीण जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। प्रवीण जी से मैं कह रहा हूं, प्रवीण जी जैसे आप हैंडबॉल विमेंस टीम के कोच हैं, अब अगर आज हम रूटीन में बात करें तो हैंडबॉल एक ऐसा खेल है जो बहुत पॉपुलर नहीं है। अगर हम बात करेंगे ना तो आपको शायद हो सकता है कि बड़े लोगों को एक्सप्लेन भी करना पड़े कि जो हैंडबॉल गेम क्या है, जो शायद खेल के बहुत जानकार नहीं है लोग। तो मैं कहूंगा इस तरह के जो खेल है जिसमें आप अपनी प्रतिबद्धता से लगे हुए हैं और भारतीय जो विमेंस टीम है उसको आप कोच कर रहे हैं, किस तरह के आपको लगता है कि क्या उसके अंदर भी उतनी ही सुविधाएं मुहैया होती है? क्योंकि ये तो एक खेल है, इस तरह के बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनके अंदर क्या उतनी फैसिलिटीज, उतना सरकार की इन्वॉल्वमेंट, क्या उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, या ये केवल आप लोगों की कुछ जो लोग हैं जो उससे जुड़ाव रख रहे हैं, या आप ही लोगों का कमिटमेंट लेवल है या इन्वॉल्वमेंट है कि जो इस खेल को आप प्रमोट कर रहे हैं इस लेवल पे? हैंडबॉल आप देखिए, आपने अगर देखा होगा तो रिकॉर्ड हैंडबॉल के अंदर स्पेक्टेटर्स की संख्या ओलंपिक के, पेरिस ओलंपिक के अंदर ऐसा था कि स्पेक्टेटर्स के लिए टिकट सेलिंग क्लोज करना पड़ा IHF को, पेरिस ओलंपिक कमेटी। ठीक है, आज देखिए तो यूरोपियन हैंडबॉल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं ये कहना नहीं चाहता, गवर्नमेंट की एक सिस्टम है कि उन्होंने हर गेम को कैटेगराइज उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है, उसके हिसाब से उन गेमों को सहूलियत मिलती है, उन गेमों को फैसिलिटीज मिलती है जी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें, जब तक हम सभी गेमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक जैसी सुविधा मुहैया नहीं करेंगे, एक जैसा उनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तब तक हम किस हिसाब से कह दें कि हम ओलंपिक तक पहुंच सकते हैं, हम ओलंपिक में मेडल ले सकते हैं। जी, स्कीमें हैं, आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक गेम को बियॉन्ड द लिमिट जाके सपोर्ट कर रहे हैं, और एक गेम को उसी क्षेत्र में वो भी मेडल ला रहा है, वो भी मेडल ला रहा है। एक गेम को आप ऐसे निचले कैटेगरी में रख देते हैं और एक गेम को आप बहुत हायर लेवल पे ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत मायने रखती है कि वो सुविधाएं उन प्लेयर को भी मिलना चाहिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं बड़े इवेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, उनको भी उतनी ही तवज्जो, उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए जितना कि एक उस स्पोर्ट्स को आप इम्पोर्टेंस देते हो जो मेडल टैली में आने ही वाले हैं। जब तक आप उनको बराबरी का मौका नहीं दोगे, तब तक उनकी तैयारी उस लेवल तक कैसे पहुंचेगी? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं प्रवीण जी। जैसे मतलब मैं अभी हारिस साहब से ये बात कर रहा था कि नीरज चोपड़ा है, जब नीरज चोपड़ा पहली बार जो उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी जैवलिन में, उससे पहले शायद कोई हिंदुस्तान के अंदर जैवलिन थ्रो के बारे में बहुत कम लोग होंगे, खेल विशेषज्ञ और खेल में रुचि रखने वालों के अलावा, जिनको जैवलिन के बारे में मालूम भी होगा कि जैवलिन भी एक खेल है और जो ओलंपिक्स के अंदर खेला जाता है और इस लेवल पे खेला जाता है। लेकिन नीरज चोपड़ा ने, और ये भी एक जानने का विषय है कि जब नीरज चोपड़ा इस खेल में आगे बढ़ रहे थे, तो क्या उनको, जिस तरह आपने बात की कि जब तक उस पर कोई मेडल्स नहीं आने शुरू हो जाते, तब तक सरकार शायद हो सकता है सभी को समान अवसर, समान सुविधाएं उपलब्ध ना करवाती हो, वो प्रायोरिटाइज करते हो कि ABC कैटेगरी की, जो A कैटेगरी के खेल है जिनके ऊपर ज्यादा फोकस है, जो पॉपुलर है, उसके ऊपर सुविधाएं, पैसा ज्यादा लगाया जाता हो, और ऐसा हो सकता है कि जो अभी कम है या जो अभी प्रोग्रेसिव खेल है उसके ऊपर उस तरह की सुविधाएं हो। तो नीरज चोपड़ा के केस में भी ये चीज एप्लीकेबल है। मुझे लगता है कि अब जैवलिन में, क्योंकि 2 बार तो ओलंपिक्स में ही मेडल आ चुके, पिछली बार गोल्ड था, इस बार सिल्वर है, तो मुझे लगता है कि जैवलिन खेल में भी आने वाले समय में देखेंगे कि सुविधाएं बेटर होने लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, प्लेयर्स के लिए शायद हो सकता है फॉरेन कोचेस भी आने लगे। तो यही स्थिति मुझे लगता है कमोबेश बहुत सारे खेलों में होगी। हैंडबॉल के अंदर भी मैं कह सकता हूँ कल को हैंडबॉल के अंदर भी ओलंपिक्स में मेडल आने लगे, तो मुझे लगता है कि जो सुविधाएं आज आज है आपके पास, हो सकता है इससे कई गुना बेहतर सुविधाएं आपको आने वाले समय में भी मिले। लेकिन मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है हारिस साहब, आपसे भी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा, प्रवीण जी आपसे भी। देखिए, एथलेटिक्स की बात करें, एथलेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओलंपिक्स के अंदर। मैं थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा और आपका व्यू पॉइंट चाहूंगा कि सबको सबके एथलेटिक्स के रिकॉर्ड पता है। आप चाहे आप चाहे रेस की बात कर, रनिंग की बात कर लीजिए, 100 मीटर, 200 मीटर रिले हो गए, 400 मीटर हो गए, 800 मीटर हो गए, एवरीबॉडी नोज द रिकॉर्ड्स, एवरीबॉडी, सबको पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, ओलंपिक रिकॉर्ड क्या है। 4-4 साल का दायरा है, 4-4 साल का एक समय है।
मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स भी इन रेसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, इनका तैयारियों का स्तर या पैमाना क्या है? क्योंकि अगर आज आप ओलंपिक्स में खेलने जा रहे हैं, ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो सिर्फ क्वालिफाई करना ही एक पैमाना नहीं होना चाहिए कि आप ओलंपिक्स खेलने के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। यू आर देयर टू compete with the best of the world। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट के साथ compete करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है कि आपके लिए लक्ष्य होना चाहिए कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर जब आप परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं, वो या तो वर्ल्ड रिकॉर्ड को टच ना कर ले या ओलंपिक रिकॉर्ड के आसपास की रनिंग और उस तरह की तैयारी तक ना पहुंच जाए, उनको उस लेवल पर ले जाना। क्योंकि आप जब अपनी टीम भेज रहे हैं तो आप जीतने के हिसाब से भेज रहे हैं, आप हारने के हिसाब से टीम नहीं भेज रहे हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 117 सदस्यों की जो टीम जा रही है, क्योंकि उसमें टीम इवेंट बहुत सारे हैं, सारे एकल स्पर्धा नहीं है, सारे इंडिविजुअल इवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें भेज रहे हैं तो पैरामीटर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, पैरामीटर्स ऑलरेडी आपके पास इंडिविजुअल एकल स्पर्धा के, कि उसके अंदर टाइम लिमिट क्या है, खासतौर पर जैसे स्विमिंग हो गई, एथलेटिक्स हो गई, साइकिलिंग हो गई, कुछ जिस तरह के इवेंट जिसमें टाइमिंग रिलेटेड इवेंट्स है, जिसमें पता है क्या इस टाइम के अंदर ये चीज अचीव करनी है। तो मुझे लगता है कि उसके मापदंड भी जो स्पोर्ट्स ये लोग हैं, आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, देश में पैसे की कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी नहीं। आज आप देखेंगे तो अलग अलग खेलों के अंदर विदेशी कोच बहुत से हायर किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति पिछली बार 7 मेडल थे, उससे पिछले अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो रियो ओलंपिक में 2 आए थे आपके पास, फिर उससे पीछे लंदन में जाएंगे तो 6 पदक थे। तो पदक कहीं ना कहीं आपके वहीं के वहीं घूम रहे हैं, 4 6 7 4 6 7 वही पदक घूम रहे हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव है। अगर आप पिछले 20 सालों के अंदर जो पैसा लगाया गया ओलंपिक की तैयारियों पे, टीम्स पे, दल के ऊपर, वो पैसा कई गुना बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज्यादा में बदलाव किया है। तो मैं आप लोगों का इस पे व्यू पॉइंट चाहूंगा कि जो ये तैयारियां होती हैं, व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग टू कम्पीट विद द बेस्ट, तो मुझे लगता है उसके मापदंड क्या होने चाहिए, उसके मापदंड क्या है जो पैरामीटर्स लेके प्लेयर्स वहां जा रहे हैं। मेरे हिसाब से सर, जब भी आप कोई भी इवेंट के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो जैसे कि अब अगर मैं पर्सनली हैंडबॉल की बात करूं, तो हम जब भी कोई भी बड़े इवेंट के लिए तैयारी करते हैं, तो हमारा भी मकसद वही होता है कि मेडल टैली में आए कैसे भी, और हमारा जो पिछला परफॉर्मेंस है उससे हम एक कदम आगे बढ़े। ठीक है, और ये एक दिन में नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि एक दिन में मैं आप 1 महीने के अंदर कैंप लगा के और हम एशियन गेम्स में, ओलंपिक में जाके मेडल लेके आ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, हम जब भी अगर जाते हैं तो पैरामीटर्स यही है कि जब आप किसी बड़े इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों को भी उतना समय मिलना चाहिए उस बड़े इवेंट की तैयारी के लिए। जैसे आप बाहर के देशों में देखिए, ओलंपिक की तैयारी 4 साल, हमारे यहाँ 4 साल का प्रोसेस कहते हैं, वो लोग 12-12 साल तक एक ओलंपिक को टारगेट करके चलते हैं प्रैक्टिस के, अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो हम ये कह रहे हैं, अगर आज आपने जैसे बात की, नीरज चोपड़ा मेडल लेके आए, उसके बाद हर लोग को जाना कि नीरज चोपड़ा भी है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में मेडल लिया। जब तक नीरज नेशनल्स में मेडल लेते रहे, कौन जानता था नीरज चोपड़ा? क्या वहां प्रमोट नहीं करना चाहिए उनको? क्राइटेरिया अगर मैं मानता हूं, तो मेरे हिसाब से एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट हम हमेशा तैयारी आगे की करते हैं। जैसे कि अब ओलंपिक की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए हम 8 साल 10 साल पहले तैयारी शुरू करते हैं, और उसका एक ही टारगेट होता है ओलंपिक। फिर हम वो उसके पहले बहुत बड़े इवेंट या बहुत बड़े टूर्नामेंट्स में इसलिए भाग नहीं लेते कि कुछ स्ट्रेटेजीज आपकी ऐसी भी होती हैं जिनको बचा के रखना होता है मेजर टूर्नामेंट्स के लिए जी, तो कि आप वहां पे अपने आप से भी अच्छे कंपटीटर हैं और आपको उनको बीट करना है, तो कुछ चीजें आपको अपनी, कहते हैं ना सिंपल भाषा में, कि छुपा के भी रखनी पड़ती है, और वो बड़े इवेंट में ही उसको उजागर करना होता है। जी जी जी। तो पैरामीटर्स तो यही है कि जो हमने लास्ट परफॉर्मेंस किया है उसको ध्यान में रखकर आगे की तैयारी करें, और आगे की तैयारी के लिए हमें पर्याप्त समय, पर्याप्त सुविधा, सब कुछ मिले। अरे साहब, आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल। और जैसे कि ये आपने बोला कि हम क्यों ना चिन्हित करें और एक कोर ग्रुप बनाए खिलाड़ियों का, और आंकड़े जैसे हमें पता होते हैं, रिकॉर्ड पता होते हैं, तो है कुछ सरकार की तरफ से भी मुहिम हुई थी, ओलंपिक क्वेस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन बना, जो कि एलीट स्पोर्ट्स या एलीट एथलीट्स, वो कह रहा है कि हम उनको टारगेट करेंगे, हम अपने देश में
हमें ये लग रहा है कि भाई जैवलिन में 2 या 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि कर सकते हैं, तो इनको हम करेंगे, कुछ प्रोत्साहन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। पर देखिए जब खेलों की बात आती है ना, तो थोड़ा सा मामला तो कॉम्प्लेक्स होता है। सिर्फ आप पैसे से भी आप मेडल नहीं ले सकते। आप कई अफ्रीकन कंट्रीज देखिए, बहुत गरीबी है, लेकिन उनके कितने 4 गोल्ड मेडल्स आ जाते हैं, मैराथन वगैरह में कुछ मेडल्स आ जाते हैं। तो ये प्रवीण जी ने जैसे बोला कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सरकार की तरफ से भी इस पे हो, मीडिया लिटरेसी भी आए। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 1970 में जब ये कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वगैरह अपने जोरों पे थे, तो अमेरिका में, यूएसए में टाइटल 9 करके एक लॉ आया, जिस लॉ में सीधे सीधे ये था कि अगर कोई स्कूल लड़कियों को क्लास 9 के बाद से खेलों की सुविधा नहीं दे पा रहा है, तो सरकार उसकी फंडिंग करेगी या फंडिंग रोक देगी वैसे स्कूलों की। क्योंकि जैसे यूएसए में एजुकेशन पब्लिक स्कूल्स होते हैं वहां पे, तो 1970 में ऐसा कुछ एक लॉ आ गया कि भाई आपको मैंडेटरी है कि आपको करना है, लड़कियों के लिए भी आपको खेलों का इक्विपमेंट, सुविधाएं वो देनी है, वॉशरूम आपको रखना है उनके लिए, लॉकर रूम रखना है उनके लिए। तो इस तरीके की सुविधाएं रहती हैं। अब जैसे चीयर लीडिंग आप देख लीजिए, यूएसए में उसको एज अ स्पोर्ट खेला जाता है। चीयर लीडिंग एक स्पोर्ट है एक, और फिर उसी की कुछ शाखाएं निकलती हैं। तो वो आप ओलंपिक्स में भी देखिए कि वो स्विमिंग होता है, वो रिदम वाला, ऐसे कुछ इवेंट्स हैं। तो यही चीयर लीडर वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो फिर जिम्नास्ट में चले जाते हैं, ओलंपिक स्विमिंग में रिदम का कुछ इवेंट हो रहा है उसमें चले जाते हैं। तो ये उनको एक मिल जाता है, टैलेंट चिन्हित हो जाता है, फिर वो जाता है अपना हॉकी खेलने लगते हैं, आइस हॉकी खेलने लगते हैं। क्योंकि इक्वालिटी है, एक तरह की इक्विटी है, कोई स्पोर्ट छोटा नहीं है, हैंडबॉल खेलते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। अगर ये इस पे काम किया जाए, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स के बारे में बातें करी जाए, बताया जाए। क्रिकेट ठीक है, एक जो 3-4 साल का एक 3-4 महीने का एक विंडो आ जाता है आईपीएल का, बहुत ज्यादा खेलों की बातें होने लगती हैं। जैसे मैं आप नीरज चोपड़ा की वजह से जैवलिन जानने लगे हैं लोग। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज जीता था, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो हर कोई एक लॉन्ग जंप को जानने लगा। आज आप पूछ लीजिए, फिर से वो बैक टू स्क्वायर वन हो गया है, जीरो हो गया है, कोई लॉन्ग जंप के बारे में बातें नहीं हो रही हैं। उसके बाद कोई बहुत बड़ा तो ऐसा नाम भी निकल के नहीं आया। नाम भी निकल के नहीं आया, उसके बाद नाम भी कोई निकल के नहीं आया। तो ये इस तरीके की हैं, एक दो कुछ एथलीट्स आ जाते हैं, वो अच्छा करते हैं, फिर हम दोबारा भूल जाते हैं, उस पर बातें नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। जी, चलिए हम चलते चलते अंत में बस एक व्यू पॉइंट, फाइनल आपसे व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जो आने वाले समय के अंदर हमारे सामने इस बार के ओलंपिक्स का रिजल्ट भी हमारे सामने है। प्रवीण जी, आप सबसे पहले आपसे आपका फाइनल व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे। कौन कौन से खेल आपको ऐसा लगता है, हैंडबॉल तो आपके बेहद निश्चित तौर पर, क्योंकि आप कोच हैं, खुद एक खिलाड़ी रहे हो, तो आपके दिल के करीब रहे हैं खेल सभी, और आप खेलों को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या और आपको इनपुट्स लगता है, या कोई आपको ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक खेल जो है जिसमें भारत में आपको स्कोप लगता है, पोटेंशियल लगता है, कि जिसके अंदर आपको लगता है कि आने वाले टाइम की तैयारियों में ये बदलाव करें मूलभूत, तो आने वाले टाइम में जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होंगे और मेडल टैली के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी और उन खेलों को भी बढ़ावा मिले। सर, मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं हॉकी गेम, हमारा हॉकी गेम कितना पिछले 10 साल 12 सालों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हॉकी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में हॉकी टीम का कैप्टन भी था मैं, ठीक है। हॉकी भी मैं खेलता रहा हूँ, और हॉकी की जो इम्प्रूवमेंट है, तो मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में हम ब्रॉन्ज से आगे सिल्वर या गोल्ड तक हम पहुंचेंगे डेफिनेटली। उसके अलावा आप रेसलिंग देख लीजिए, सबसे स्ट्रांग जो हमारा पक्ष है, जो हमारे देश के सबसे स्ट्रांगेस्ट है, जिसमें रेसलिंग सबसे जबरदस्त है, जिसमें कि आप देखिए तो अगर विनेश फोगाट का बैड लक कहा जा सकता है, वरना हमारा एक गोल वहां भी फिक्स लगभग तय ही था, ठीक है। उसके अलावा शूटिंग में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मनु भाकर को कौन जानता था, सरबजीत सिंह को कौन जानता था, कुशाल को जानता था, लेकिन आज मेडल के बाद सब लोग जानने लगे। एक हमारा बैड लक मीराबाई चानू 1 kg से रह गई, बाकी इस बार हमें उनसे भी। तो गेम्स तो ऐसे
4-5 गेम तो ऐसे हैं जिनमें हमारा मेडल पक्का है, आना ही आना है। पर चलते चलते मैं भी एक बात कहूंगा कि खाली सरकारी योजनाएं या राज्य सरकार की योजनाएं या स्पोर्ट्स फेटर्निटी या स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन जो कर रहे हैं, उनके अलावा हमारे देश में पेरेंट्स को भी एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को किसी भी खेल को खेलने से रोके नहीं। आज के समय में आपको बताइए कौन ऐसा पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को बोलेगा कि तुम स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन चुनो? कोई नहीं बोलता। तो ये अवेयरनेस बढ़ाने की और पेरेंट्स को भी मैं ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चे को भेजिए, एटलीस्ट जीवन में एक स्पोर्ट्स तो उसको कराइए। क्या पता, हो सकता है कि कल का नीरज कुमार वही हो, अगले ओलंपिक का की विनेश फोगाट आपकी बेटी हो या मनु भाकर आपकी बेटी हो। तो टैलेंट हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन जरूरत है शुरुआत घर से होनी चाहिए। सरकारी योजनाएं तो बहुत बाद में आती है। जब अपने घर से शुरुआत होगी तो मेडल आएगा और हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपको अगर आप सर्च करें तो हर घर में, हर गली में तेंदुलकर, हर स्टेट में एक नीरज चोपड़ा जरूर मिलेगा। अगर हम अभी से उसकी तैयारी, अभी से उसकी खोज करते हैं तो डेफिनेटली हमें ओलंपिक में इन पदक तालिकाओं में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि शुरुआत पहले अपने घर से करनी होगी, कि सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, हम सब लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी होगी। और हम कोशिश करें कि हमारे घर में भी अगर कोई बच्चा है, बेटा है, बेटी है, तो उनको हम प्रमोट करें। ना जाने हमारा बेटा ही अगला नीरज चोपड़ा हो और हमारी बेटी ही अगली विनेश फोगाट या साक्षी मलिक या यू नेवर नो मनु भाकर हो, साइना नेहवाल हो। तो हम सब लोगों को इस बारे में प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, और आपको बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरह से हैंडबॉल खेल के लिए इंडियन वुमेन्स टीम को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरह से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसी खेल के साथ साथ खेलों में रुचि रखने वाले और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। हमारे साथ हारिस साहब दोबारा आए। हारिस साहब, आपका फाइनल व्यू पॉइंट ले लेते हैं। प्रवीण साहब ने अपनी बात कही, आपका एक फाइनल व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगे के लिए यही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हो, और देर हुई नहीं है। अभी भी खेल हैं जो ऐसे खेल हैं जिनके बारे में बातें नहीं होती हैं, उनके बारे में बातें हो। और ये देखिए, ये ग्रास रूट लेवल से ही होगा। स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में कुछ इस पे हो, चर्चा हो, विमर्श हो। और जैसे कि प्रवीण जी ने भी बोला था कि भाई जैसे यूनिवर्सिटीज में भी 1 महीने पहले कोई इंट्रा यूनिवर्सिटी कुछ हो रहा है तो 1 महीने पहले कैंप लग जाता है, 10 दिन पहले। ये निरंतर चलता रहे, ये एक प्रक्रिया के तौर पे चलता रहे। तो अगर ये निरंतर चल रहा है, प्रक्रिया के तौर पे चल रहा है, प्रोसेस के तौर पे चल रहा है, तो बिल्कुल अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल 4 न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम सूर्योदय में जुड़ने के लिए। हारिस साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आने वाले समय में इन तरह से खेलों के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवीन सिंह जी, जो इंडियन वुमेन्स हैंडबॉल टीम के कोच हैं वर्तमान में, और हारिस हसन साहब जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और आज हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की और विश्लेषण करने की कोशिश की, जिसमें हमने जनता के पास भी हम गए, सूर्योदय के आज इस मुद्दे पर जानने की कोशिश की कि ओलंपिक्स में जो वर्तमान में स्थिति है, भारतीय मेडल टैली हमारे सामने है, उसको लेकर हमने जनता को भी जानने की कोशिश की, आंकड़ों की भी हमने पहलुओं की भी चर्चा की, और साथ ही साथ हमारे साथ जो खास 2 मेहमान थे उनसे भी हमने इसके कई पहलुओं पर चर्चा की। सूर्योदय के अगले एपिसोड में एक अलग पहलू के साथ, एक अलग मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, अलग मेहमान होंगे और उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर उस पहलू के ऊपर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सूर्योदय। नमस्कार।